देखिए उज्जैनिया वंश। अभी तो हम लोग जो मध्यकालीन बिहार देखे थे, तो उसमें हमने देखा भाई कैसे तुर्कों का आक्रमण हुआ, कैसे दिल्ली सल्तनत के काल में अलग अलग आक्रमण हुआ, मुगल काल में कैसे आक्रमण हुआ, तो भी आप लोगों ने देखा। ठीक है, तो देखिए जैसे जब भी हम लोग इतिहास पढ़ते हैं तो राजवंश को मूल फोकस करते हैं। प्राचीन काल से हम लोग देखते आए बिहार की जगह पे, जैसे मगध के समय से देखते आए, मौर्य काल आया, फिर उसके बाद गुप्त काल भी बिहार में कुछ समय तक रहा, फिर उसके बाद पाल वंश का शासन रहा, है कि नहीं। जब आप लोग मध्यकालीन में आए तो मध्यकालीन में आपको दिल्ली सल्तनत का शासन रहा, मुगल काल का शासन रहा, है कि नहीं। फिर करानी वंश का शासन रहा, नुहानी वंश का शासन रहा, सूर वंश का शासन रहा, है कि नहीं। इसके बाद एक और वंश है उज्जैनिया वंश। ये क्या है, मध्यकालीन और आधुनिक दोनों का मिक्स है। उज्जैनिया देखिए है क्या, पहले थोड़ा इतिहास समझ लीजिए। 1305 में अब ये जो थे, ये उज्जैनिया जो थे, ये कौन थे, परमार राजपूत। ये सब कौन थे, परमार राजपूत, उज्जैनिया वंश के लोग। ये कौन थे, राजपूत थे। और कौन सा राजपूत थे, परमार राजपूत। और ये लोग का पहले राज कहाँ था, थार। थार है मालवा, मध्य प्रदेश में। यानी ये लोग कहाँ रहते थे, मालवा के थार में। ये वर्तमान में कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, जो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था, उन्होंने थार पर हमला किया। ठीक है, कब, 1305 में। जब थार पे हमला हुआ तो वहां से जो उस समय जो उज्जैनिया वंश के व्यक्ति थे, भोजराज, वो भाग के कहाँ चले आए, शाहाबाद। कहाँ चले आए, शाहाबाद। शाहाबाद आज के हिसाब से हम लोग किसको कहते हैं, आरा को। आरा, पहले इसका नाम क्या था, शाहाबाद। यानी 1305 ईस्वी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पे हमला किया तो परमार राजपूत एक थे भोजराज, वो कहाँ चले आए भाग करके, शाहाबाद। और इस समय शाहाबाद तो किसका राज था, चेरों का, चेरो वंश का राज था। और इसके एक राजा थे मुकुंद। मुकुंद ने क्या किया, भोजराज को यहाँ पे शरण दिया, यानी इसको यहाँ पे रहने दिया। ठीक है, ये चेरो जनजाति भी एक जनजाति वंश है। ये भी बिहार में बस कभी कभी पूछा जाता है चेरो कौन था, तो चेरो एक जनजाति था। यानी बिहार पे राज करने वाला एकमात्र जनजाति चेरो वंश है। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा बिहार पे जो भी जनजाति का राज हुआ किसका हुआ, चेरो का राज हुआ है। तो सोचिए 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया थार पर, तो वहां के जो शासक थे भोजराज, वो भाग के कहाँ चले आए, शाहाबाद, जहां पे चेरो वंश के राजा मुकुंद ने इनको शरण दिया। ठीक है, अब जब इसको शरण दिया तो इसके बाद भोजराज का जो पुत्र था, क्या नाम था उसका, देवराज। भोजराज का पुत्र कौन था, देवराज। इन्होंने क्या, जो भोजपुर, यानी इन्होंने क्या एक शहर बसाया जिसका नाम था भोजपुर। यानी किसका पुत्र था, ये भोजराज का पुत्र था देवराज। और इन्होंने अपने पिता के नाम पे एक शहर बसाया भोजपुर। ठीक है, और भोजपुर में ही अपना ये उज्जैनिया वंश की स्थापना किया। किस नाम से, संतन सिंह के नाम से। ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो। या जब भोजराज का पुत्र देवराज बिहार के शाहाबाद में आया तो उन्होंने क्या किया, एक नया शहर बसाया भोजपुर। भोजपुर नाम सुने कि नहीं, आरा भोजपुर जो कहते हैं, वो किसके नाम पे, अपने पिता भोजराज के नाम पे। और यहाँ बिहार में शाहाबाद के भोजपुर के क्षेत्र में एक राज के वंश की स्थापना की, उज्जैनिया वंश से। किस नाम से, संतन सिंह के नाम से। तो कभी कभी पूछा जाएगा उज्जैनिया, बिहार के उज्जैनिया वंश के संस्थापक कौन है, देवराज या संतन सिंह। ये कौन थे, परमार राजपूत थे, जो पहले कहाँ रहते थे, थार मालवा
मध्य प्रदेश में। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण भोजराज कहाँ भाग के चला आया? शाहाबाद, जहाँ पे चेरो वंश के राजा मुकुंद ने उनको शरण दिया। ठीक है, और उसके बाद भोजराज का पुत्र देवराज ने एक वंश स्थापित किया, उज्जैनिया वंश। किस नाम से स्थापित किया? संतन सिंह। ठीक है, तो ज्यादातर सवाल संतन सिंह के नाम से ही आता है। और अपनी राजधानी कहाँ बना दिया? भोजपुर नहीं, भोजपुर के पास एक जगह है ढावा, यानी उज्जैनिया वंश की पहली राजधानी कहाँ थी? ढावा। क्लियर है? फिर आगे चलकर इसका पुत्र शासक बनेगा ओंकार देव। ओंकार देव। और ये क्या अपना राजधानी बदल के कहां कर देगा? राजधानी बिहटा। बिहटा कहां पे है? पटना में है ना। आईटी, बिहार का आईटी कहां पे है? बिहटा में ही है ना। अरे पटना से आगे जाइएगा तो आपको बिहटा मिलेगा। यहाँ पे आईटी भी है, यहाँ पे बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी बनने वाला है। पटना एयरपोर्ट अब शिफ्ट होने वाला है बिहटा में। तो देवराज का पुत्र ओंकार देव जो था वो राजधानी ढाबा से बदल के कहाँ कर दिया था? बिहटा। ठीक है, इन लोगों का ज़्यादा बड़ा इतिहास नहीं है। इसी में आगे चल करके 16 से 11 में एक शासक बनेंगे राजनारायण सिंह। 16 से 11 में एक शासक रहेंगे राजनारायण सिंह, जो शाहाबाद से चेरों को भगा देंगे। बस जिसने शरण दिया उसी को भगा दिएगा। राजनारायण सिंह क्या करेंगे? शाहाबाद से चेरों को शाहाबाद से चेरों को भगा देंगे। अब ये चेरो जाके कहां सीमित हो जाएगा? पलामू में। यानी जो चेरो का राज बिहार में था शाहाबाद में, अब वो कहां चला जाएगा? पलामू, झारखंड में। इसलिए हम लोग चेरो का ज़्यादा हम लोग पढ़ते नहीं है। हम लोग को उज्जैनिया वंश को ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। हाँ, झारखंड के इतिहास में इसका चर्चा होता है। तो याद रखिएगा, उज्जैनिया वंश के एक राजा राजनारायण सिंह ने शाहाबाद से चेरो को भगा दिया और चेरो कहाँ चला गया? पलामू। और इन्होंने अपना राजधानी फिर कहाँ कर दिया? बक्सर। तो उज्जैनिया वंश की 3 राजधानी था, ढाबा, बिहटा और बक्सर। देखिए फिर से समझिए, सिंपल कहानी है। ये लोग कहाँ रहते थे? ये लोग राजपूत थे, परमार राजपूत। ये रहते थे मालवा क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में है। अलाउद्दीन खिलजी के हमला के कारण वहाँ से जो परमार राजपूत का शासक था भोजराज, वो भाग के कहाँ चला आया? शाहाबाद, आरा, जहाँ पे के चेरो शासक मुकुंद ने क्या किया? इनको शरण दिया। चेरो याद रखिएगा जनजाति था जो बिहार में कुछ समय तक के लिए राज किया था। इसका मेन फोकस चला गया था पलामू, लेकिन मूल कुछ समय के लिए किया गया था। इसी में जब देवराज जब यहाँ आएगा तो देवराज एक शहर बसाएगा भोजपुर अपने पिता के नाम पे, और संतन सिंह के नाम से उज्जैनिया वंश की स्थापना करेगा। ठीक है, और अपनी राजधानी कहाँ रखेगा? ढाबा। इसके बाद इसका पुत्र बनेगा ओंकार देव, जो अपना राजधानी बदल के कहाँ ले आएगा? बिहटा। फिर आगे चलकर कई 300 वर्ष तक राज किया, लेकिन बाकी को इतना प्रतापी शासक नहीं रहा जिसको याद किया जा सके। हाँ, 16 से 11 में एक राजनारायण सिंह थे जो शाहाबाद से चेरों को भगाए थे और अपनी राजधानी कहाँ बना दिए थे? बक्सर। तो देखिए कई बार सवाल पूछा जाता है, चेरों को बिहार से भगाने वाला कौन सा वंश था? उज्जैनिया वंश। ठीक है, ये बार बार पूछा जाता है। एक बार ये पूछा गया था, जो उज्जैनिया वंश जो थे बिहार में थे, बिहार के उज्जैनिया वंश के जिला कौन कौन था? राजधानी ऑप्शन ए में दिया था ढाबा, बी में दिया था बक्सर, सी में दिया था बिहटा और डी में दिया था उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। ठीक है, और कई बार बिहार के झारखंड के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, चेरों को भगाने वाला कौन था बिहार से? उज्जैनिया वंश। ठीक है, और यार उज्जैनिया वंश का एक व्यक्ति जिसको आप लोग जानते होंगे, इसी वंश में आगे एक व्यक्ति है वीर कुंवर सिंह, नाम सुना कि नहीं आप लोगों ने? वो इसी वंश के व्यक्ति थे। और यहाँ से लेकर बक्सर तब तक रहेगा जब तक अंग्रेज ना आ जाएगा। ठीक है, तो ये वीर कुंवर सिंह भी कई जगह पूछा गया है। वीर कुंवर सिंह किस वंश से संबंधित थे? उज्जैनिया वंश से। और वो कौन थे? परमार राजपूत थे। तो उनको याद करना थोड़ा सा सही है।
इसमें इतना ही देखा जाता है। चेरो वंश में बस 2-3 लाइन पढ़ा जाता है। चेरो जनजाति जो क्या थे, एक क्या कहते, चेरो जनजाति जिन्होंने बिहार पे राज किया था। ठीक है, जैसे मान के चलिए इसी में देखिए चेरो जो है, चेरो वंश ये कौन सा था, ये जनजाति था, यानी बिहार पे राज करने वाला पहला जनजाति वंश चेरो वंश था। और इसका शुरुआत का क्षेत्र कहाँ था, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण इत्यादि क्षेत्र में इसका राज था। ठीक है, तो इस शुरुआत का जो है राज शासक, इसकी जिक्र नहीं, इतिहास में कहीं मिला नहीं है, वर्णन नहीं है। ठीक है, बस ये पूछा जाता जनजाति वंश कौन सा था, चेरो था जो बिहार पे राज किया। ठीक है, और जब इन चेरो को 16 से 11 में यहाँ से भगा दिया जाएगा तो 1613 में ये लोग कहाँ चला जाएगा, पलामू, और पलामू में फिर से एक वंश बनाएगा चेरो वंश, जिसके संस्थापक हो गए भगवत राय। ये कहाँ, पलामू में जाकर बनेगा। ठीक है, और जिसको भगाए थे राज नारायण सिंह, वो कौन थे, सहबल राय। यानी 16 से 11 में चेरो वंश के शासक कौन थे, सहबल राय, जिसे राज नारायण सिंह ने 16 से 11 में वहां से भगा दिया, और ये लोग कहाँ चले गए, पलामू, और वहां जाके सहबल राय का पुत्र जो है, जो भगवत राय, चेरो वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, हाँ, इसमें एक बार पूछ दिया गया था, जो आरा में जगदीशपुर मेला लगता है वो कौन शुरू किए थे, तो जगदीशपुर मेला जो है एक चेरो शासक थे फूलचंद, उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मेन फोकस क्या रखना है, उज्जैनिया वंश। उज्जैनिया वंश जो परमार राजपूत थे, जो मालवा से आए थे, और इसके संस्थापक कौन थे, संतन सिंह, यानी देवराज ने संतन सिंह के नाम से अपना बनाया था। इन्होंने भोजपुर की स्थापना की, और इसकी राजधानी कहाँ थी, ढावा। इसको उसका पुत्र बिहटा ने बदल दिया गया। आगे चल के 16 से 11 में राज नारायण सिंह जो थे वो क्या किए, शाहाबाद से किसको हरा दिए थे, सहबल राय को भगा दिए थे, और अपना राजधानी कहाँ बना दिए, बक्सर। और इसी वंश में आएंगे वीर कुंवर सिंह, जिसको हम लोग पढ़ेंगे कब, 1857 के विद्रोह में। चेरो कौन है, चेरो एकमात्र जनजातीय वंश है जो बिहार के कुछ क्षेत्र पर राज किया था, और सहबल राय को ही पराजित किया था। तब उसके पुत्र भगवत राय ने पलामू तक सीमित रह गया, और पलामू में चेरो वंश की स्थापना की। हाँ, 1-2 बार पूछा गया है, आरा में जगदीशपुर मेला की शुरुआत किसने किया था, तो फूलचंद, जो किससे संबंधित था, चेरो वंश से संबंधित था। ठीक है, आगमन देखिए, बिहार का जो क्षेत्र था ये प्रमुख 3 चीज के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन था, सोरा, फिर नील और सूती वस्त्र। यानी बिहार का क्षेत्र जो था उस समय, यानी जिसमें यूरोपीय कंपनी आए थे वो तो मसाला लेने आए थे ना, लेकिन बिहार में 3 चीज ऐसा था जो बहुत प्रसिद्ध था, जिसकी आवश्यकता उन्हें थी। वो कौन था, सोरा, नील और सूती वस्त्र। नील तो आप जानते हैं क्यों, कि उसमें रंग की खोज नहीं हुई थी, तो कपड़े को रंगने के लिए नील की आवश्यकता होती थी। कपड़े का वही रंग होता था जो नेचुरल, जिसे मान चलिए आप कपास के रंग का ही कपड़ा होता था, तो वो प्राकृतिक रंग था। लेकिन जो कोई सफ़ेद कपड़ा होता था तो उसको रंगने के लिए कोई सुविधा नहीं था, तो उसके लिए नील की व्यवस्था की जाती थी। आज भी देखते हैं ना, गाँव में बनियान में, तौलिए में, कपड़े में, सफ़ेद कपड़ा लोग नील लगा दिया जाता है कि नहीं। सूती वस्त्र आप तो समझ रहे हैं, कपड़ा। हाँ, एक सोरे का व्यापार होता था, सोरा, जिसको हम लोग कहते हैं पोटासियम नाइट्रेट। तो ये एक प्रकार का लवण है, लेकिन इसका प्रयोग किस में होता था, बारूद बनाने में। अब सोचिए, उस समय कई कंपनी थी, पुर्तगाली था, डेनिश था, फ्रांसीसी था,
डच था, ब्रिटिश था, अब भारतीय सेना और भी लोग रहते थे ना, भारतीय शासक भी, पर सबको बारूद बनाना था। अब बारूद बनता किससे था? सोडा से। तो मेन इस पे फोकस होता था। तो इन्हीं सब कारणों के लिए यूरोपीय कंपनी का बिहार में आगमन हुआ। सोडा, नील और सूती वस्त्र, और जो सबसे इंपॉर्टेंट कौन था? सोडा। सोडा यानी पोटासियम नाइट्रेट, एक प्रकार का नमक है, लेकिन इसका प्रयोग किसमें होता था? बारूद बनाने में। आज भी जो बम पटाखा बनता है उसमें सोडा का ही प्रयोग किया जाता है, और बिहार सबसे प्रसिद्ध था इसके लिए, तो बिहार आना था। तो देखिए बिहार में जो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पुर्तगाली, देखिए पुर्तगाली बिहार में अपना कोई फैक्ट्री स्थापित नहीं किए। ये अपना फैक्ट्री कहाँ स्थापित किए थे? हुगली, जो कलकत्ता में है। कहाँ पे है? देखिए हुगली कलकत्ता, और हुबली हो जाए तो ये कहाँ है? ये कर्नाटका। हुगली कलकत्ता, क्यों? हुगली नदी गंगा नदी का ही जो नाम है। तो पुर्तगाली का व्यापारिक कोठी कहाँ पे था? हुगली में। हुगली में था व्यापारिक कोठी पुर्तगाली का, हुगली में, ठीक। तो गोवा में तो सीमित हो गया ना अंत में आकर के, लेकिन वो तो पूरा भारत में उसका भी राज था शुरुआत में, केवल व्यापार करता था सब जगह, राज नहीं था, व्यापार करता था, अंत में सीमित हो गया वो जाकर के, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापारिक कोठी था, और हुगली से नाव से आता था गंगा नदी के सहारे, और यहाँ से ये सामान सोडा और सूती वस्त्र दो चीज ले जाता था। क्या ले जाता था? सोडा और सूती वस्त्र ले जाता था। यानी पुर्तगालियों ने बिहार में कोई फैक्ट्री या व्यापारिक कोठी स्थापित नहीं किया है। वो कहाँ किया था? हुगली। और वहाँ जाए हुगली यानी कलकत्ता, और वहाँ से जहाँ ये नाव से आते थे गंगा नदी के सहारे, यहाँ पे सोडा और सूती वस्त्र लेके यहाँ से जाते थे। तो अगर पूछा जाए पहली बार बिहार आने वाले पुर्तगाली कौन, यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली था, जो 1620 से ही आना शुरू कर दिए थे। इन्होंने कोशिश किया था पटना में व्यापारिक कोठी बनाने का 1620 में, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो ये क्या करते थे? हुगली से ही नदी से सहारे आते थे। लेकिन हाँ, इसके बाद जो आएगा डच, और बिहार में पहला डच फैक्ट्री कहाँ बनेगा? डच कारखाना, या आप कहिए डच व्यापारिक कोठी। व्यापारिक कोठी भी कह सकते हैं या कारखाना भी कह सकते हैं। यह बना था 1632 ईस्वी में। कहाँ पे? पटना में। ये बार बार पूछा जाता है, बिहार में पहला यूरोपीय फैक्ट्री, कारखाना कहिए या व्यापारिक कोठी कब खुला था? 1632 में। किसने खोला था? डच ने। डच यानी कहाँ के लोग? नीदरलैंड के रहने वाले। क्या यह आज ही कोठी है? आज भी जाके देख सकते हैं, पटना कॉलेज यही है। जो पहले डच का फैक्ट्री हुआ करता था, वो आज किस नाम से जाना जाता है? पटना कॉलेज। पटना कॉलेज जाइएगा तो आज भी देखिए उतना ही चमक रहा है, ठीक है। तो आपसे बार बार सवाल पूछा जाता है, बिहार में किस यूरोपीय कंपनी ने पहली बार फैक्ट्री स्थापित किया? डच। कब? 1632। कहाँ पे? पटना में। और वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ये पटना कॉलेज के नाम से जाना जाता है। हाँ, अगर ये पूछा जाए बिहार में पहला यूरोपीय कौन आया? पुर्तगाली। लेकिन उन्होंने यहाँ 1620 में पटना में एक बनाने की कोशिश किया, लेकिन वो बन नहीं पाया। तो नाव से ही आते थे और नाव से ही चले जाते थे। डच का भी मूल उद्देश्य क्या था? सोडा और सूती वस्त्र, ये इसके लिए आते थे डच। यानी पुर्तगाली का कोई फैक्ट्री नहीं है, डच का फैक्ट्री बना कब? 1632 में। इसके बाद 1651 में ब्रिटिश व्यापारिक कोठी या कारखाना बनेगा। कहाँ पे? ये भी पटना में।
कौन बनाए थे? एक व्यापारी अधिकारी थे पीटर मुंडी, ब्रिटिश अधिकारी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकारी था पीटर मुंडी, जिन्होंने 1651 में पटना में व्यापारी कोठी का निर्माण किया। 1632 में डच ने किया और 1651 में ब्रिटिश ने किया। और इसका उद्देश्य क्या था? नील और सोना। ठीक है। इसके बाद 1774 में पटना में एक व्यापारी कोठी खोलेगा कौन? डेनिस। डेनिस कहाँ के लोग थे? हाँ, डेनिस कारखाना। ये कौन खोलेंगे? जॉर्ज बर्जर। ये भी किसके लिए? ये केवल सूती वस्त्र के लिए। फ्रांसीसियों के यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं था, वो बिहार नहीं गए कभी। तो यहाँ देखिए बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, वो क्यों हुआ था? किसके लिए? सोना, नील और सूती वस्त्र के लिए। नील कपड़े को रंगने का काम आता था, सूती वस्त्र तो कपड़ा ही था। सोना ये बारूद बनाने के काम आता था। भाई युद्ध लड़ने के लिए बारूद तो चाहिए ना, गोली बनाने के लिए, बम बनाने के लिए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, लेकिन पुर्तगालियों ने यहाँ पे फैक्ट्री बनाने की कोशिश किया लेकिन बन नहीं पाया, तो हुगली से ही अप डाउन करते थे नाव के सहारे। 1632 में डच आया और उन्होंने क्या किया? पटना में अपना फैक्ट्री लगाया और वहाँ से वो व्यापार करते थे। फिर 1611 में पीटर मुंडी नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी आए जो पटना में एक अपना व्यापारिक कोठी खोली। और 1774 में कौन आए? डेनिस, जिन्होंने अपना व्यापारिक कोठी खोला। क्लियर है? यहाँ तक लिखिए। देखिए एक फ्रांसीसी नागरिक थे, यानी फ्रांसीसी यात्री थे, जिसका नाम था ट्रेवर नियर। क्या नाम था? ट्रेवर नियर। इन्होंने पटना की यात्रा की और ये बताया जो मुगल काल में जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है, यानी जो दिल्ली के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था, वो किसे माना जाता था? पटना को। यानी ट्रेवर्नियर ने यह कहा जो मुगल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन है? पटना। यह भी कई बार पूछा गया है, किस यात्री ने कहा जो पटना मुगल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है? तो है ट्रेवर्नियर। आपसे बता ट्रेवर्नियर कहाँ के यात्री थे? फ्रांसीसी यात्री थे। ठीक है। इसके अलावा एक और व्यक्ति है मैनरिक। ये कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के। इन्होंने कहा था उस जिसमें की बात है, यानी जिसमें 1600 के आसपास की बात है, मुगल काल के समय में इन्होंने पटना का जो जनसंख्या बताया था, पटना शहर की जनसंख्या 2 लाख बताया। कितना बताया? तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। एक फ्रांसीसी यात्री थे ट्रेवर्नियर, जिन्होंने ये कहा था पटना मुगल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और एक थे यात्री हॉलैंड के यात्री थे मैनरिक, जिन्होंने कहा था उस समय पटना शहर की जनसंख्या कितनी थी? 2 लाख के आसपास। ये सब फैक्चुअल पॉइंट है। अब देखिए इधर जो आप लोग देखिए, अभी सबसे पहले पुर्तगाली आया, लेकिन व्यापारिक कोठी कौन खोला सबसे पहले? डच ने 1632 में पटना में। इंग्लैंड आया कब? 1651 में। और डेनिस कब आया? 1774। और आपको तो एक चीज याद होगा ही, 1765 इलाहाबाद की संधि। किसके किसके बीच हुई थी? तो 2 इलाहाबाद की संधि हुई थी। तो यहां हम दूसरे संधि की बात कर रहे हैं जो हुई थी किसके किसके बीच में? अंग्रेज और कौन कौन होंगे बताइए? शाह सुजा। वो अफगानिस्तान कहाँ जा रहे हैं? सुजाउद्दौला। देखिए 2 हुआ था, एक तो हुआ था शाह आलम द्वितीय के साथ भी हुआ था, लेकिन हम लोग यहाँ भारतीय इतिहास नहीं पढ़े। इलाहाबाद की, तो चलिए इसको और लिख देते हैं।
दूसरी संधि। पहली संधि शाह आलम द्वितीय साल, तो वो हम लोग भारतीय इतिहास में देखेंगे। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि हुई थी वो अंग्रेज और सुजाउद्दौला के बीच हुई थी, और इसमें ये क्या किए थे, बंगाल की दीवानी किसको दे दिए थे, अंग्रेज को। यानी बंगाल और उसमें बंगाल बिहार एक ही हुआ करता था, तो बंगाल और बिहार की दीवानी किसे मिल गई, अंग्रेज को। ठीक है, तो 1765 के बाद फिर बिहार पे किसका राज हो जाएगा, अंग्रेजों का राज होगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, देखिए आपने ये पता होगा इसने द्वैध शासन लागू किया था, द्वैध शासन। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था, सिताब राय को, किसको, सिताब राय को बिहार का नायाब दीवान घोषित किया था। देखिए आपने आधुनिकवाद में पढ़ा होगा, जब बंगाल और बिहार की दीवानी प्राप्त हुई तो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया, यानी प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी गई किसको, नवाब को, बंगाल के नवाब को, किसको, मीर जाफर को। और राजस्व संबंधी पावर किसके पास आ गया, अंग्रेजों के पास, यानी पैसे पर नियंत्रण अंग्रेजों का, प्रशासन पर नियंत्रण नवाब का। और उन्होंने क्या किया था, जो बिहार और बंगाल के लिए अलग अलग दीवान नियुक्त किया था, नायाब दीवान, जिसका काम था वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करके अंग्रेज को देना। तो सिताब राय को कहाँ का दीवान बनाया गया था, बिहार का। तो यानी जब बिहार की दीवानी प्राप्त हुई तो सिताब राय को नायाब दीवान बनाया गया, या उप दीवान भी बनाया गया, जिसका काम क्या था, बिहार से राजस्व कलेक्ट करके किसको देना, अंग्रेज को देना। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आप लोग 1770 में क्या होगा, बिहार में बहुत बड़ा अकाल पड़ेगा जिसमें लाखों लोग मारे जाएंगे। 1770 में बिहार बंगाल में, खासकर हम तो बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करते हैं। तो बिहार और बंगाल में बहुत आराम है, सन्यासी विद्रोह भी शुरू होगा, तो वो तो चलिए बिहार भारत के स्तर पे ना। तो इस अकाल के बाद जब 1717 में बिहार में अकाल पड़ेगा, तो अकाल के बाद ये क्या करेंगे, क्या नाम है, हाँ, वारेन हेस्टिंग, उस समय वारेन हेस्टिंग आ जाएंगे। एक लगान परिषद का गठन करेंगे, किसका गठन करेंगे, लगान परिषद का। ठीक है, यानी रेवेन्यू काउंसिल, और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, जेम्स अलेक्जेंडर। ठीक है, तो 1770 में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था बिहार में, तो इसके कारण वारेन हेस्टिंग ने एक लगान परिषद बनाया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जेम्स अलेक्जेंडर, जिसका ये काम था जो अकाल के समय लगान पे थोड़ा सा छूट दिया जाना चाहिए, वो जांच करता, उसका काम था ये चेक करना लगान, ये अकाल पड़ा है, ये क्या सही में अकाल सही ज़्यादा खतरनाक ही कम है, उसके आधार पर लगान को तय किया जाता। अब जिसमें अकाल ज़्यादा हो गया, बहुत भयंकर अकाल पड़ गया है, तो लगान को माफ भी किया जा सकता था। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी थी, लगान परिषद की, और जिसके अध्यक्ष कौन थे। और आगे चल करके 1781 में लगान परिषद का नाम बदल करके, देखिए हिंदी में थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, हिंदी में क्या नाम था, रेवेन्यू काउंसिल, इसका नाम बदल के क्या कर दिया था, रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार, रेवेन्यू चीफ ऑफ बिहार, यानी राजस्व, यानी बिहार के राजस्व प्रमुख। और इसके राजस्व प्रमुख कौन बनाया गया, जेम्स लिंडसे रोज। ठीक है, देखिए याद रखिए, कंफ्यूजन ज़्यादा होगा। 1770 में अकाल पड़ा, अकाल पड़ने के बाद क्या हुआ,
जो वारेन हेस्टिंग ने एक परिषद बनाया, लगान परिषद, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जेम्स अलेक्जेंडर। उनका काम क्या था? ये चेक करना जो अकाल पड़ेगा तो उस समय लगान का निर्धारण कैसे हो। आगे चल करके 1781 में लगान परिषद का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? राजस्व प्रमुख या लगान प्रमुख, ठीक है। और लगान प्रमुख कौन बनाया गया? जेम्स लिंडसे रोड, ठीक है। यहां तक आप देख लीजिए, तो पहले यहां तक लिख लीजिए तब और होगा। 1783 में जो है फिर से बिहार में अकाल पड़ गया। कब? 1783 में। और जब बिहार में अकाल पड़ा तो इस समय एक समिति बनाई गई जांच के लिए, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन सॉवर। यानी 1783 में जब अकाल पड़ा तो एक समिति बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? जॉन सॉवर। तो इन्होंने कहा भाई देखिए अकाल तो बार बार पड़ रहा है, हर 5 साल 10 साल में अकाल पड़ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो एक गोदाम बनाना चाहिए जिसमें अनाज भर के रखा जाए और जब अकाल पड़े तो लोगों को बांटा जा सके, ठीक है। तो इसी के कहने पर, यानी इसी के सुझाव पर 1786 में किसका निर्माण हुआ था? गोलघर। कहाँ पे है? यानी जब 1783 में अकाल पड़ा तो एक समिति का गठन किया गया, जॉन सॉवर जिसके अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा था भाई हमें ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमारे पास एक ऐसा गोदाम होना चाहिए जिसमें हम अनाज भर के रखें और जब अकाल पड़े तो लोगों को दिया जा सके। तो इसके आधार पर 1786 में क्या बना था? एक गोदाम बना था जिसको हम लोग कहते हैं गोलघर। गोलघर क्या है? एक गोदाम है, ठीक है। और इस गोलघर को बनाने वाले जो व्यक्ति थे, जो इंजीनियर थे, उसका नाम था जॉर्ज गार्डस्टीन। यानी कि आपसे पूछा जाए गोलघर का निर्माण किसने कराया है? किस सुझाव पे? जॉन सॉवर के सुझाव पे। लेकिन हाँ, ये गोलघर में कभी भी अनाज रखा नहीं गया। क्यों? इसमें गलती हो गई, गेट बाहर खोलने की जगह अंदर खोल दिया। अब जब गेट अंदर खुलेगा तो भाई अनाज कैसे भरिएगा आप? गेट खोलने की व्यवस्था ही ठीक से नहीं की गई है। तो अब ये पर्यटन स्थल बन गया है। आप लोग गए होंगे ना गोलघर? कौन कौन देखे गोलघर? देखिए, तो ये गोलघर का निर्माण हुआ था 1786 में। वो एक गोदाम के रूप में बनाया गया था ताकि अकाल पड़ने पे लोगों को क्या अनाज को उपलब्ध कराया जा सके। तो देखिए ये सब जो था, यहाँ तक आपका यूरोपियन कंपनी है बिहार में। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे बिहार में जो कुछ विद्रोह हुए हैं, फिर उसके बाद आएगा 1857 का विद्रोह, और फिर धीरे धीरे ये टॉपिक बढ़ता चला जाएगा, ठीक है।